वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं और हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट अमन जी हैं, जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। आमतौर पे वीडियो में हम बात करते थे टॉपर्स, बुक लिस्ट, ये सब पे बात करते थे, लेकिन आज कुछ वीडियो अलग है। आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याएँ आती है, कितना खर्चा होता है, और अंत में जो है प्रीलिम्स मेंस पे भी चर्चा करने वाला है। तो आप सब लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी अंत तक बने रहे। सबसे पहले अमन जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच नैन। जी, तो अमन जी, आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए दर्शकों को। जी नैन, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले एक छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। जी। मेरा जो स्टडी हुआ है वो इलाहाबाद से हुआ है बचपन से ही, और इलाहाबाद से जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। जी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं उसके बाद दिल्ली में आ गया था आईएएस की तैयारी करने, और तब से तैयारी चल रही है। और आपको इस यूपीएससी के बारे में कैसे पता चला और आखिर क्यों आप इस फील्ड में आए? नैन, बचपन से ही एक ख्वाब था जी। कि आईएएस ऑफिसर बन के समाज में जो वंचित वर्ग हैं उनकी सेवा करना है, कुछ काम करना है। तो ये बचपन में एक ख्याल था, इसको लेकर ही हम आगे बढ़े थे। तो उसी प्लान के हिसाब से हम मुखर्जी नगर आ गए तैयारी करने। यहाँ पर कोचिंग कंप्लीट किया और अभी अब सेल्फ स्टडी से हमारी तैयारी चल रही है। इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट रहेगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मुखर्जी नगर में कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 10 साल 12 साल तैयारी करते हैं, फिर भी मतलब इसमें सिलेक्शन नहीं होता। तो आखिर क्या क्यों होता है ये फील्ड में ऐसा? नैन, मैं इस पर बहुत कम टिप्पणी कर पाऊँगा, क्योंकि वो लोग जो मेहनत करते हैं, लास्ट में क्या होता है ना, सक्सेस एक ऐसा है ना कि आपको मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने काम नहीं किया है। जिनको सक्सेस नहीं मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना। सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए साल में आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है शानदार प्लान। तो आप सब लोग सबसे पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन दिए बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी नए साल में जो है रिसोल 2023 आपके लिए लाया है। न्यू ईयर, न्यू रेजुलेशन, न्यू गोल, यानी कि नए साल में आपका नया गोल होना चाहिए। और आप लोग अनअकैडमी के जो है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन में 23% का भी ऑफर चल रहा है। तो ये मौका आप लोग हाथ से न जाने दे, जल्द आप लोग ज्वाइन करें। यदि हम देखा जाए यहाँ पे जैसे कितना % ऑफ चल रहा है, जैसे कि 18 मंथ्स के कोर्स का जो है 67,800 रुपये जो करंट प्राइस था, वो आपको सिर्फ 52,000 रुपये में मिल रहे हैं अभी। 12 मंथ वाले जो कि 58,000 का था, जो अभी 44,660 में मिल रहे हैं। और 6 मंथ का 40,000 था, जो कि 30,800 रुपये में मिल रहा है। तो आप लोग जल्द ज्वाइन करें। बाकी कोर्स पे भी आप लोग देख रहे हैं, सब पे 23% चल रहा है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग हमारा कोड अल्टीमेट 10 जरूर यूज करें। और ये जो बैच है जनवरी के पहले सप्ताह में जो है शुरू हो रही है, तो आप सब लोग जल्द ज्वाइन करें इस बैच के साथ। यदि हम बात किया जाए बैचेज की, तो लास्ट रिवीजन बैच प्रीलिम्स के लिए, आप लोग जानते हैं प्रीलिम्स कितना टफ होते जाता है धीरे धीरे। तो इस बार यदि आपको अपना प्रीलिम्स निकालना है, आप लोग देख रहे हैं टॉप एजुकेटर, सारे टॉप एजुकेटर है। मैं उस दिन भी आप लोगों को बताए थे। इसमें रफ्तार बैच जो है, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, जो कि 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होती है। इसके साथ आप सब लोग जुड़ सकते हैं 5 जनवरी 2023 से। और हमारा कोड अल्टीमेट 10 यूज करना न भूलें। वहीं यदि बात किया जाए आरंभ बैच का, तो आरंभ बैच भी 12 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इसके साथ भी जुड़ सकते हैं आप सब लोग। तो जल्द आप लोग जो है ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को और कोड अल्टीमेट 10 जरूर यूज करें। बाकी धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। वो बहुत डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं। स्टेट पीसीएस में उनका सिलेक्शन होता है, वो टीचर बनते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत तत्परता से, लगन से और काम करते हैं
तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलता है, लेकिन श्योर नहीं कि आप आईएएस ही बने, आप और डिफरेंट फील्ड में आप बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं। जी, आप ना हॉबी वगैरह के बारे में बताइए कुछ। आपसे और भी बात करेंगे मैं एनसीईआरटी बिल्कुल, लेकिन हाँ, अभी हाँ। अपना हॉबी बताइए आपका क्या हॉबी है? ओके, हाँ, नया मैं हॉबी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस जर्नी में ना आपका हॉबी आपको बहुत रिफ्रेशमेंट लाता है। और हॉबी में मेरा नयन में कविताएं लिखता हूँ, शायरियाँ लिखता हूँ और गाने गाता हूँ, कंपोज़र भी हूँ। तो पार्ट टाइम में अपना सिंगिंग वाला काम करता हूँ। अच्छा, सिंगिंग की शुरुआत मतलब कैसे मन में आया, तैयारी करते करते सिंगिंग कहाँ से आ गई फिर? सिंगिंग में बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा, तो सिंगिंग इट्स माय पैशन। प्रोफेशन मेरा है कि मैं ऑफिसर बन के जो है काम करूँ। तो आप फिर उसी फील्ड में जाते हैं ना, सिंगिंग वगैरह के फील्ड में, फिर मुंबई वगैरह जाते हैं, फिर दिल्ली में क्यों? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है, मैं इस पे काम करने वाला हूँ। अपना नौकरी करने के बाद जो भी टाइम बचेगा मैं उसमें सिंगिंग के लिए कुछ करने वाला हूँ लाइफ में। अब बाकी हॉबी, मुझे मानना है कि जो एस्पिरेंट हैं उनका अपना जो हॉबी है उसे पहचानें, उस पर काम करें और खाली टाइम में अपने हॉबी पे टाइम दें। वो आपको बहुत रिफ्रेशमेंट देगा, आपको तरोताज़ा रखेगा। और ये जो जर्नी है ना नयन, बहुत लंबी जर्नी है। और लोग कहते हैं कि 6 महीने 8 महीने, बहुत टॉपर्स को मैंने सुना है, पर ऐसा होता नहीं है। जी। अगर पूरे सिलेबस को आप देखें, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर उससे तैयारी करें तो 1.5 साल तो सिर्फ सिलेबस में रख जाता है और फिर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कम से कम 2 साल लगते हैं अगर आप मुखर्जी नगर में आके तैयारी कर रहे हैं तो इस बीच में अपने आप को तरोताज़ा बना के एकदम रिफ्रेश करके बहुत ज़रूरी होता है कि आप तैयारी में लगे रहें। तो बस यही प्रोसेस है। अच्छा, और जैसा कि एक सवाल मेरा होता है बेसिकली, और कई एस्पिरेंट का मैंने वीडियो किया, टॉपर का भी किया हूँ, प्रीलिम्स की बुक्स पूछता हूँ, मेंस के पूछता हूँ। आज मैं थोड़ा हट के भी कुछ सवाल आपसे बिल्कुल, आज पूछने वाला हट के ही हूँ। बातें जैसे होने कि तैयारी जो है, तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती है एस्पिरेंट को, ये बताइए मुझे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है नयन आपका। और क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स और टीचर्स ने बुक लिस्ट और सारी चीज़ें शेयर की हैं, उस पर आपने वीडियोस भी जी, बनाए हैं, मैं खुद देखता हूँ आपके चैनल पे। जी, जी। और लेकिन हम हट के बात करेंगे कि आपने पूछा प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है ना कि इतना स्ट्रगल रहता है और वो एक पार्ट है, वो इस जर्नी का पार्ट है, संघर्ष। तो उसमें ना मेंटली लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मोटिवेशन का बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपका मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको कुछ अचीव करना है, लोगों के लिए करना है, तो वो सस्टेन करेगा जर्नी में। तो फिजिकली और मेंटली आपको आपकी हाइजीन को मेंटेन रखना है। तो आप जैसे मेरा नयन क्या है कि मैं प्राणायाम करता हूँ और हैप्पीनेस प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया, तो उसके थ्रू जो है प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ये मेंटल हाइजीन जो ज़रूरी है। फिजिकली मैं रनिंग करता हूँ, रनिंग करने का बहुत शौक है मुझे, तो रनिंग करता हूँ, गेम खेलता हूँ। तो इस बीच में अपने आप को, और हाँ, एक मिथ होता है कि लगातार आपको तैयारी करनी है, तो लगातार तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा पॉज लेके अपने शरीर पे काम करके, अपने मन पे काम करके ना आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जो हमारा फोकस है उसको आप और अच्छा कर सकते हैं। तो समय निकालें, जब भी आपको समय मिले आप अपना समय चुनें और खेलने जाएं, दोस्तों से बातें करें, चाय पिएं, मस्ती करें, थोड़ा सा एंजॉय करके फिर आप जो है ना इस फोकस में आइए। देखिए आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आएगा नया। अच्छा, तो तैयारी के बारे में आपने बताइए, आप क्या क्या कर रहे हैं अभी तैयारी? नयन, अभी मेरा कोचिंग कंप्लीट हो चुका है। हाँ, सेल्फ स्टडी हमारा चल रहा है। हाँ। और इस तैयारी में बस वही होता है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और आप में आपका जो बेसिक्स होते हैं वो सोर्सेज हैं एनसीईआरटी की किताबें और कुछ बुक्स हैं। आप बुक्स लगभग सभी लोगों को पता होता है। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो फंडामेंटल्स हैं। और सबसे प्लस पॉइंट हम देखते हैं ना यूपीएससी की जर्नी में, जो एस्पिरेंट होते हैं उनको सिलेबस नहीं याद होता है। हाँ, कई को तो ये भी नहीं पता होता है कि जीएस थर्ड पेपर में क्या आता है, हाँ, जीएस सेकंड पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। हाँ, वो एक शेर है इसी पे कि मंजिल मिल जाती है भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 1.5-2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें टाइम देते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या पढ़ना है। जब आप सिलेबस आपके दिमाग में होता है तो आप बाहर जितनी भी चीज़ें देखते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो आपका टाइम बचता है और आपके पास कंटेंट वैल्यू बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए एस्पिरेंट जो भी देख रहे हैं, मैं उन्हें ज़रूर बोलूँगा कि आप प्लीज़ सिलेबस को याद रखें
और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। आमतौर पर स्टूडेंट जो दिल्ली में आते हैं बाहर से, वो क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है? गलतियां तो मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो छोटे मोटे मिस्टेक्स होते हैं उनके लाइफ में, जैसे कि मुझसे ही कई फ्रेंड जोन में हैं, वो बात करते हैं कि मैं आया जीएस का कोर्स कर लिया मैंने, फिर उसके बाद ऑप्शनल किया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बैठ के, तो प्रोसेस ही उल्टा हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपके प्रिपरेशन में कौन सी चीजें कब कौन सी काम आ जाए, प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी होता है ना। जब तक आपका क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी होता है, वो जरूरी होता है। जैसे कि अब मैं बोलूंगा कि अगर आप नए लड़के हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट देख रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना ऑप्शनल डिसाइड कीजिए। ऑप्शनल डिसाइड कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं अगर आपने ऑप्शनल को डेप्थ में जाके पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जब ऑप्शनल तैयार हो जाए तो फिर आप जीएस पे आएँ, जीएस को खूब अच्छे से पढ़ें, और जैसे ही आपका जीएस खत्म होता है तो आप एग्ज़ाम देने लायक हो जाते हैं। फिर करंट अफेयर और वैल्यू एडिशन करके आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये तरीका है। अच्छा, तो आप जैसे कि सिंगिंग करते हैं तो कुछ गा के बताइए। हाँ, सिंगिंग करता हूँ। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा हॉबी है और पार्ट टाइम में गाने गाता रहता हूँ, लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी तरोताज़ा रखता है। तो आप जो दर्शक हैं उनके लिए एक काफ़ी मोटिवेशनल गाना है, और मैं दो लाइन सुनाता हूँ मैं। एक शेर है कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो गाना है इस तरह, दो लाइन। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा गया। अच्छा, ये बताइए यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए, नए एस्पिरेंट कौन कौन सा बुक पढ़े। जैसा कि आप इतने दिनों से यहाँ पे है, कई सारे टॉपर्स से आप मिले होंगे, वीडियोज देखे होंगे, और सब लोग कहीं ना कहीं देख कर कहीं सीखता है। चाहे मैं भी हूँ, तो इतने सारे टॉपर्स से मिले हैं, बात किए हैं, तो आप बताइए थोड़ा। नयन, बुक लिस्ट के बारे में बस यही बताना चाहूँगा कि जितना रिसोर्सेज आपके पास कम हैं उतना बहुत है। मल्टीपल रिवीजन मांगता है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने जाते हो, और कई बार ये होता है ना कि प्री, मेंस और इंटरव्यू लोग अलग अलग समझते हैं। ये अलग नहीं है, एक जर्नी है, और ये तीनों एक जर्नी के पार्ट हैं। आप जब पढ़ाई करते हैं तो मेंस अप्रोच से पढ़ाई करें, उसमें जितने भी फैक्ट्स आते हैं, डेटा आते हैं, आप उसे लिख लें। प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी बहुत हो जाती है, और प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है वो प्रैक्टिस पे है। और अगर एस्पिरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि 50% आपका जो हर्डल है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन से वो क्वेश्चंस बार बार जो है यूपीएससी पूछता है। और मेंस की जो तैयारी है वो आपको पता है कि इट्स ऑल अबाउट स्टैमिना, कि आपको 6 घंटे लिखने होते हैं। ये नयन, आपको 2 पेपर लिखने होते हैं, एक ही दिन में लिखने होते हैं। 6 घंटे लगातार आपको लिखना होता है, फिर अगले दिन फिर पेपर होता है, फिर 6 घंटे। तो आप इसमें ना आपको अच्छी नींद नहीं मिलती है, फिर आप बहुत थक जाते हैं, 6 घंटे लगातार लिखने होते हैं। तो आप ये देखें कि हर्डल कहाँ है। बात स्टेमिना की होती है कि आप इतना आपका दिमाग भारी हो जाता है, उसके बाद आप सस्टेन कर पा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना वो बहुत बड़ी बात होती है। और कई टीचर्स कहते भी हैं कि अगर आपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, कंटेंट ठीक ठाक है, तो आप ये होता है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। और जैसे कि आपने बुक लिस्ट पे बात की है, तो मैं जनरली बता दूंगा कि जो गवर्नमेंट्स के रिसोर्सेज होते हैं, सीआरटी योजना, हाँ, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति और एनसीईआरटी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे, तो बच्चों की किताबें हैं।
ठीक है वो बच्चों की किताबें हैं, लेकिन जैसे कई बार पूछते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें। अगर जो नए बच्चे हैं तो वो टाइम लें, अपना ऑप्शनल और एनसीईआरटी की जितनी भी बुक लिस्ट हैं उसको डिसाइड करें और तैयार कर लें। एनसीईआरटी की किताबों में अगर आपको बेसिक्स तैयार है तो आप 11th और 12th की किताबें पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तैयार है तो 6 से 12 तक पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी किताब पढ़ें और गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी हो गया, आपने योजना और कुरुक्षेत्र के बारे में बात की, वो भी आप देख सकते हैं। संसद टीवी पर जो डिस्कशन आता है आप उसे ज़रूर सुने, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, तो वो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। और भी कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो आपको लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के वीडियो हो गए और श्री राम आईएएस के जो है नोट्स हो गए, तो अलग अलग बुक लिस्ट हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही ये किताबें पढ़नी हैं और बार बार प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन के नज़दीक आप जा सकते हैं इसके द्वारा। अच्छा, खाने पीने में क्या क्या दिक्कतें होती है? हाँ, वैसे घर जैसा खाना तो नहीं मिलता होगा, खुद बनाते हैं आप लोग या क्या करते हैं? हमारे यहाँ कुक आते हैं। अच्छा, कुक आते हैं आपके यहाँ। तो क्या चार्जेज है उनका, क्या कैसे होता है फिर बताइए? चार्जेस अभी तो हमारे यहाँ जैसे कुक बनाते हैं वो 1000 पर पर्सन के लेते हैं। तो कितना खर्चा हो जाता है खाना पीना में मिला करके? खर्चा तो काफ़ी हो जाता है। अगर जनरली मैं टोटल कितना खर्चा यहाँ पे हो जाता है आपके रहने वहने रूम के लिए? टोटल खर्च जो है ना यहाँ पे लगभग 18 से 20 हज़ार तक हो जाता है। 18 से 20 अगर हाँ बहुत, क्योंकि इसमें बहुत खर्चे आते हैं। अच्छा। बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी करते हैं उसका अलग से खर्चा होता है, कुक लगाते हैं उसका अलग से खर्चा होता है, सफाई करने वाले। तो अगर आप करेंगे ये सारी चीज़ें तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। सही बात है। क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चे होते हैं, आपको एक एक वक्त यहाँ पे काटना होता है। अगर आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो आपको अपना 24 घंटे आपका खपाना होता है, तब जाके वो प्योरली 10 घंटे निकल पाते हैं। तो ऐसे में फिर खर्चे बहुत होते हैं मुखर्जी नगर में। जो बच्चे जो एस्पिरेंट ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और डिसिप्लिन में हो के वो कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शहरों में आना ज़रूरी है। बाकी आप समटाइम्स जैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अच्छा मिल जाता है, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो आ सकते हैं। नए एस्पिरेंट को भी क्या करना चाहिए? जो नए एस्पिरेंट को जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, नए एस्पिरेंट सिलेबस देखें और थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते रहें, ऑप्शनल अपना डिसाइड कर लें और ऑप्शनल तैयार कर लें, एनसीईआरटी की किताबें वो पढ़ते रहें, तो बेसिकली उनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो जाएगा। एक तो ऑप्शनल तैयार हो जाता है और दूसरी चीज़ उनका बेसिक्स जो एनसीईआरटी है वो तैयार हो जाता है, तो उनको बहुत हर्डल नहीं होता जब वो कोचिंग बैठते हैं, चाहे ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले या खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ये फोर्स नहीं करूँगा कि कोचिंग ही करें, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक बेसिक्स पता होता है ना, तो आप समझते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे वो गवर्नेंस का पार्ट हो, इंटरनेशनल या सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, जब न्यूज़पेपर में वो चीज़ें आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो ये आप करते रहिए और जब भी आपको मौका मिले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जरूर देखते रहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच नयन, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। बाकी आप सारे स्टूडेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर जो भी आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो करें। बाकी धन्यवाद।